हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्रादर्श प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 75 अंक रहेंगे। और निर्देश क्या दिए हैं? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के प्रत्येक प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। फिर नेक्स्ट निर्देश है, निर्देश नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के निर्धारित है। फिर नेक्स्ट निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के प्रश्नों में आवंटित विकल्प दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये निर्देश हो गए, ये समय हो गया, ये पूर्णांक हो गया और विषय क्या है आपका विज्ञान। और ये आपका प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 1 है। इसी प्रकार सेट 2, सेट 3 लेके आएंगे और प्रत्येक विषय के लिए लेके आएंगे। तो आपको कैसे तैयारी करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए, इसके सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 विकल्प रहेंगे। 4 विकल्प में से सही विकल्प चुनकर बताना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? अभिक्रिया दर की इकाई है। 4 ऑप्शन में से बताना है। ए नंबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर और ग्राम प्रति मोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया दर की इकाई है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। किसकी? अभिक्रिया दर की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव है, संभवतः होगा। प्रश्न क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ए नंबर 1, बी नंबर 4, सी नंबर 5 और डी नंबर 10। जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होता है 10, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ए नंबर सीसा, बी नंबर पारा, सी नंबर सोडियम और डी नंबर लोहा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सोडियम। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम है। देखिए, पहला था अभिक्रिया दर की इकाई है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। दूसरा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा, तो इसका पीएच संभवतः कितना होता है? 10 होता है। नेक्स्ट है, अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो अत्यधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। नेक्स्ट, अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये आपको अभी बताई दी थी, सोडियम है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ए नंबर समतल, बी नंबर बेलनाकार, सी नंबर अवतल और डी नंबर उत्तल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तल लेंस। दूर, दू ऊ, तो ऊ से इसका उच्चारण हो रहा है, और उत्तल ऊ, तो उत्तल लेंस आ जाएगा। फिर अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर मेडुआ आल्गागेटा। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, नर युग्म एवं मादा युग्म के मिलन को कहते हैं। नर युग्म एवं मादा युग्म के मिलन को कहते हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है। ए नंबर परागण, बी नंबर निपेचन, सी नंबर कोशिका परिपक्व और डी नंबर कोशिका विवर्धन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर निपेचन। नर युग्म एवं मादा युग्म के मिलन को क्या कहते हैं? निपेचन कहते हैं। इस प्रकार आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आपके क्या आ जाता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। इसका पहले का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो ये पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए, प्रश्न क्या है? स्वस्थ, जो अच्छा मानव है, ये जो अच्छा मनुष्य है, उसके नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। तो क्या होती है? आधी होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आधी। तो तीसरे नंबर का आंसर क्या हो गया? आधी। फिर अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। प्रश्न क्या है? आनुवांशिकी का जनक खालिस्तान को कहा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा चौथे का, मेंडल को। किसको कहा जाता है? मेंडल। आनुवांशिक का जनक किससे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। फिर इसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मच्छर एक खालिस्तान है। मच्छर क्या है? मच्छर एक खालिस्तान है, तो मच्छर एक परजीवी है। तो यहाँ पे 5वें का आंसर क्या आ जाएगा? परजीवी। मच्छर क्या होता है? परजीवी होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक खालिस्तान है। प्रश्न क्या है आपका? विद्युत धारा का एसआई मात्रक खालिस्तान। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका? एम्पियर। एम्पियर।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। इस प्रकार आपके रिक्त स्थानों के पहला क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस कल तक मनाया जाता है, तो 5 जून को। फिर दूसरा प्रश्न, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। फिर तीसरा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। आनुवंशिक का जनक कौन होता है, मेंडल को कहा गया है। मच्छर एक परजीवी है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आगे चलिए, सत्य असत्य। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, सत्य असत्य। तो यह कथन आपका असत्य है। पहले कथन क्या आ जाएगा आपका, असत्य। प्रश्न क्या था आपका, बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये कथन असत्य है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल सत्य। हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, तो इसका कथन क्या आ जाएगा, सत्य। फिर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती हैं, तो बिल्कुल सत्य है। अधातुएं क्या ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती हैं, तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा आपका। ये कथन कैसा है, सत्य है। फिर चौथा देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक्वारेजिया में सोने एवं प्लेटिनम को गलाने का सामर्थ्य होता है। प्रश्न क्या है, एक्वारेजिया में सोने एवं प्लेटिनियम को गलाने का सामर्थ्य होता है, तो बिल्कुल सत्य। तो इसका कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य है। इसके बाद पाँचवां नंबर में क्या कह रहा है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाय गुणसूत्र है, सत्य। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है, वाय गुणसूत्र है, तो ये सत्य, बिल्कुल कथन सत्य है ये वाला भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6वां देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर है, बिल्कुल सत्य। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तो इस प्रकार से आपके जो सत्यासत्य बताए, पहला क्या था, बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये कथन असत्य है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, सत्य। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती हैं, सत्य। एक्वारेजिया में सोने एवं प्लेटिनियम को गलाने की सामर्थ्य होता है, सत्य। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाय गुणसूत्र है, सत्य। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर है, बिल्कुल सत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्यासत्य कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। क्या कह रहा है, विद्युत धारा को, प्रश्न नंबर 1 है इसका, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम बताइए। आपको यहाँ बताना है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम बताना है, तो क्या है इसका नाम, इसका नाम है विद्युत मोटर। क्या आ जाएगा इसका नाम, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर आ गया। फिर दूसरा प्रश्न क्या है इसका, प्रश्न नंबर 2, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम लिखिए। प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम लिखिए, तो इसका आ जाएगा फ्यूज तार। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या है, फ्यूज तार, फ्यूज तार। फिर तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है। प्रश्न क्या है, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा अमीटर। क्या आ जाएगा, अमीटर। परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर यंत्र से किया जाता है। अगला प्रश्न, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या है, चौथा नंबर प्रश्न में, तो आपको दर्पण सूत्र याद कर लीजिए, ये अधिकतर पूछा जाता है। 1/F बराबर 1/U धन 1/V। ये क्या हो गया आपका दर्पण सूत्र, 1/F बराबर 1/U धन 1/V। इसके बाद नेक्स्ट, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्या कह रहा है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर से बता दे रहे हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये किसका, ऊर्जा का मात्रक है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का, किसका मात्रक है, ऊर्जा का। इस प्रकार आपके जो प्रश्न थे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है, तो वह आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5, सही जोड़ी बनाइए। आपका सही जोड़ी का मिलान करना है। लाइपेज का संबंध किससे होगा, लाइपेज का संबंध होगा आज से। लाइपेज का संबंध किससे होता है, आज से। एड्रीनल का संबंध किससे होगा, एड्रीनेलिल, F नंबर से हो जाएगा। इंसुलिन का संबंध किससे होगा, D नंबर, अग्नाशय से। ये आप हाइड्रा प्रजनन कहाँ होता है, मुकुलन में होता है, तो इसका C नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अलैंगिक प्रजनन कहाँ होता है, तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है बीजाणुओं में होता है, तो इसका A नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद छठवां है निपेचन किस में होता है, नर तथा मादा युग्मज, यानी B नंबर का ऑप्शन होगा। देखिए पहले का E नंबर, दूसरे का
एफ नंबर, तीसरे का डी नंबर, चौथे का सी नंबर, पाँचवें का ए नंबर और छठवें का बी नंबर। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आपको हमने सही विकल्प, सत्य असत्य, सही जोड़ी, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर और एक स्थान बताए। अब आपके यहाँ पे 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं। जैसे 2 अंक वाले प्रश्न में आपको क्या दिया है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको आपकी पुस्तक से छांट के लिखना है। इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ से लिखना है, आपको आपकी पुस्तक से ही छांट के लिखना है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होना चाहिए कि लोहे की वस्तु को पेंट हम क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर आपका लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए हम इनको पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह को नमी के सीधे संपर्क से आने से बचाता है, जिससे जंग नहीं लगती। तो प्रश्न क्या था आपका, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह को नमी से सीधे संपर्क से आने से बचाता है, जिससे जंग नहीं लगती। ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर था। और उसके अर्थों में भी प्रश्न पूछा है। उसके अर्थों में प्रश्न क्या है, तेल एवं वसायुक्त, तेल एवं क्या है प्रश्न, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए 2 प्रश्न है, उसके अर्थों में भी एक प्रश्न दिया है। आप पहला प्रश्न कीजिए, उसके अर्थों वाला कीजिए। तो देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंध उत्पन्न करते हैं एवं उनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। अतः इन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आपको क्या कहा है, 2 धातुओं के नाम बताने कहा जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो बता सकते हैं आप 2 धातुओं के नाम, कौन कौन सी 2 धातु, सोना चांदी, सोना चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आपसे प्रश्न किया था 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप उत्तर क्या बता देंगे, सोना और चांदी। सोना और चांदी क्या होती है, ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला इसी का प्रश्न है, विद्युत संयोजन तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों। प्रश्न क्या है, विद्युत संयोजन तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों। तो आप उत्तर क्या बता देंगे, इसका उत्तर क्या है, धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक एवं तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक एवं तन्य होती हैं। इनमें विद्युत आसानी से प्रभावित हो जाती है, अतः विद्युत तार धातुओं के बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक क्या है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, कार्बनिक यौगिक क्या है। तो आप उत्तर बता देंगे, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व होता है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और उसी के अर्थ में क्या पूछा है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। उसी के अर्थ में पूछा है, आपको ऊपर वाला प्रश्न लिखिए या उसके अर्थ वाला, दोनों में से कोई एक, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं आपके। तो क्या पूछा है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे, किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, स्वपोषी और विषमपोषी। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। आपसे प्रश्न पूछा है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। आप बता सकते हैं स्वपोषी क्या है, जो पौधे अथवा जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो पौधे या ऐसे पौधे या जीव जो भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हरे पौधे। और विषमपोषी क्या है, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते रहते हैं, विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। उसके बाद उसी का आठवें का प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। प्रश्न क्या है आपका, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो देखिए, आमाशय का अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है। आमाशय अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर पाचन में सहायता पहुंचाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है देखते हैं, चलिए। प्रश्न अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं प्रश्न आपका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या है इसका उत्तर, जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, बल्कि जनन जीव में अलैंगिक भागों के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और उसी के अर्थ में पूछा है क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है। उसी के अर्थ में क्या पूछा है, कायिक प्रवर्धन क्या है। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, कायिक प्रवर्धन क्या है, ऐसे बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के
विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम और रोपण जैसे कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आप अपनी पुस्तकों से, गाइडों से या आपके स्कूल में लिखाए होंगे तो उससे आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 11 आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए और अर्थ में पूछा गुणसूत्र क्या है। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये किसका परावर्तन के नियम हो गए। फिर उसी कहते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 13 अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। उसका अथवे का प्रश्न है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो आप इन प्रश्नों की तैयारी आपकी कॉपी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आपकी परीक्षा कब से स्टार्ट हो जा रही है, 5 फरवरी से स्टार्ट होगी। और आपका पहला पेपर हिंदी का है, तो आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 15 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हैं, उसके आते हुए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर प्रश्न नंबर 16 दैनिक जीवन से संबंधित उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। उसके आते हुए दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। दो प्रश्न दिए, जो प्रश्न बनता है आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के हैं और आपको 2 अंक लाइक का ही लिखना है। ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है। तो ओजोन परत क्या है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अपने में अवशोषित कर लेती है, वह ओजोन परत कहलाती है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बारे में बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का। ये आपके यहाँ से 18 नंबर के प्रश्न 3 अंक के चालू हो गए। 18, 19, 20 निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनको तैयार कर लेंगे। फिर ये आपके 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 23। तो ये प्रश्न देख लीजिए और आप अपनी कॉपी से इनकी तैयारी कर लीजिए। इस प्रकार बच्चों आपको हमने एक प्रादर्श मॉडल प्रश्न पत्र बताया जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस कक्षा के लिए, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 1 था। इसी प्रकार आपके लिए प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट 2 लेके आएंगे। आपको हमने सही विकल्प, सत्यासत्य, इनके सबके उत्तर बताए, कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो ये प्रश्न पत्र बताया गया है ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।